देख रही हैं आप, मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। वहीं पिछले दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते खराब हुई फसलों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के हित में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को खराब हुई फसलों की गिरदावरी के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फैसलों को लेकर क्या कुछ कहना है, रिपोर्ट के जरिए समझिए आप। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसानों की पककर तैयार खड़ी फसल खराब हो गई थी। फसल खराब होने के चलते किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई थी, क्योंकि किसान अपने खेत में मेहनत करके ही अपना गुजर बसर करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन किसानों पर आए इस संकट की घड़ी में मनोहर सरकार लगातार किसानों का सहयोग करते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि किसानों की खराब हुई फसलों का मुआवजा मई माह तक किसानों को मिल जाएगा। करनी पड़ती है, फिर भी किसान का जो नुकसान है उस नुकसान में उसकी सहायता के लिए सरकार हमेशा तैयार है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत से किसानों ने अपना बीमा कराया है और धीरे धीरे ये ट्रेंड बढ़ रहा है। अब लोगों को पता लगता है कि वहां बीमा कराएंगे तो आसानी से वो सारी चीजें, उसका सर्वे भी हो जाता है, उसका नुकसान भी समय पर तय हो जाता है। कहीं कठिनाई आती है तो फिर सरकार इंटरवीन करना होता है, वो करते हैं। जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार जो है कंपनसेशन, उसके रेट हैं वो हम देते हैं। अब चूंकि देरी से हुआ है तो इसमें असेसमेंट में थोड़ी कठिनाई आई है, फिर भी स्पेशल गिरदावरी का काम उसको हमने 30 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक का टाइम दिया है कि उसका सारी की गिरदावरी, क्योंकि गिरदावरी 30 अप्रैल तक फसल तो कट चुकी है, लेकिन उसमें सैंपल बेसिस लेकर के और उसका एनालिसिस करना और वो एनालिसिस करके कितना खराबा हुआ है तो 30 अप्रैल तक असेसमेंट पूरी करके तब तक फसलें काफी मंडी में भी आ चुकी होंगी तो मंडी की प्रोक्योरमेंट के हिसाब से भी उसको एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अभी तक जानकारी यह है कि गेहूं का नुकसान बहुत बड़ा जितना सोचा जा रहा था उतना नहीं है। 10%, 15%, 20% मोटे तौर पर काफी जिलों में इतना ही है। 25% तक तो कंपनसेशन जो है वो किसान को ही हम कहते हैं वो अपना उसमें यानी क्लेम की अपेक्षा न करे। 25% से ऊपर होता है तो फिर क्लेम उसको दिया जाता है। जो भी क्लेम बनेगा वो मई के आखिर में, अब इसके जो आंकड़े नहीं है तो ठीक से नहीं हो करा। गिरदावरी के आखिरी 2-3 दिन हैं, उसका कई बार क्या होता है डीसीज और एसडीएम्स को 5%, 10% शायद कुछ मात्रा है वो दी जाती है। तो भी कोई आंकड़े हो तो बता दें आप। सर 17 लाख एकड़ जो दर्ज हुई थी खराबे की, उसमें से 15 लाख एकड़ की जो वेरिफिकेशन हो चुकी है, सिर्फ 2 लाख एकड़ की रह। हाँ तो बस हो जाएगी 30 तारीख तक सब। मई में मुआवजा, मई में जो मुआवजा होगा वो जितना जिसको बनेगा उस हिसाब से दे दिया जाएगा। मंडियों को कुछ आया सर, कितनी आई है? हाँ, मंडी में 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं ये अभी तक जो है आ चुकी है, जिसमें से 32.5 लाख मीट्रिक टन ये सरकारी एजेंसियों ने खरीद कर ली है और अभी ये 9 लाख जिसको कहना चाहिए शेष है, लेकिन वो तो रोटेशन में जैसे रहती है उतना ही है। मंडी का उठान की एक समस्या थी, वो हमने डीसीज को लिख दिया है कि जहां कहीं समस्या ठेकेदारों से आ रही है वहां वो अपने हाथ में लेकर के और जो भी कोई अलग प्रबंध जैसे पहले भी करते रहे हैं, आड़तियों से बात करके और आड़तियों के अगर ट्रक होते हैं तो उनके लेंगे और बाहर से भी लेना है तो उनके सिक्योरिटी ले करके और उनको ट्रकों को उसी रेट पर जो रेट जो है देखिए वो रिलैक्सेशन, क्योंकि सेंटर ने उसमें एक कट लगाया था, लेकिन हमने घोषणा कर दी थी उसी समय कि जो भी पैसा है, नमी की छूट नहीं है उसमें, केवल उसका लस्टर लॉस और उसका जो दाना जो है बारीक दाना कटा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकन, हाँ ब्रोकर और शेवल्ड जो दाना होता है उसका जो परसेंटेज है उसमें जो पैसा अगर उनका कटेगा तो स्टेट गवर्नमेंट जो उसको कंपनसेट करेगी, किसान से वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन नमी में छूट देना संभव इसलिए नहीं है, नमी की छूट दें तो फिर गीला अगर खरीदा गया और वो पैक हो गया, उसकी प्राइस लग गई
तो फिर उसको कोई संभालता नहीं और फिर अंदर अंदर किसान के लिए राहत रहती थी ना जी, कि नमी की छूट लेके तो सरकारी तौर पर सुखाया ही जाता था। क्या होता है कि इसकी शिकायतें बहुत आती हैं। हम यही कहते हैं कि अब क्यों कि नहीं अपने आप भी वो करके लाए, और नहीं है तो वहां जब धूप निकलती है उसको सुखाएंगे, सुखा करके नहीं। धान में जरूर है, धान का कोई शेलर जो है वो लेके जाते हैं, शेलर्स में बहुत बड़े ग्राउंड उनके पास होते हैं, वो फिर सुखाते हैं, सुखा करके फिर उसका साथ साथ चावल निकालते हैं। धान जो है इतने लंबे समय तक स्टॉकिंग भी नहीं होती, ये स्टैकिंग जो है गेहूं की होती है, कभी कभी तो 2-2 साल 3-3 साल नहीं उठ पाता है। हालांकि अभी ये जो लस्टर लॉस वाला या ब्रोकन श्रेवल्ड ये है, ये प्रायोरिटी पर पहले यानी लिफो सिस्टम से उठाया जाएगा, बाकी नॉर्मली फिफो सिस्टम से उठाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि दाना बाद में ज्यादा खराब ना हो, तो अब लास्ट वाला ही सबसे पहले उठाया जाएगा, तो इसलिए उसका ध्यान रखा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में हो रही भर्ती प्रक्रिया की भी सराहना करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकारों में नौकरी लगने के लिए बंडल के बंडल देने पड़ते थे, लेकिन अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां मिल रही है। नौकरियों का यानी 8-10 साल पहले नौकरियों की क्या स्थिति थी और आज नौकरियां कैसे मिलती हैं, इतना अति उत्साह था लोगों में कि पहले बंडल के बंडल ढेर के ढेर हमको पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे, नौकरियां रेट था। एक व्यक्ति ने तो ये कहा कि आपकी सरकार के कारण से मेरा 25 लाख बच गया। मैं समझा नहीं कैसे बच गया 25 लाख। तो बात तो नौकरी की कर रहा था कि मेरा बेटा नौकरी लगा है, अगर यही कांग्रेस सरकार होती तो ये 25 लाख रुपए मिलती। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहने लगे मैं पहले कांग्रेस में था। वो स्वयं कांग्रेस में था, आज चूंकि उसने आस्था जताई हमारे अंदर, आ भी गया, तो उन्होंने कहा कि वहां ये नौकरी 25 लाख से नीचे नहीं मिलती। अब ये भ्रष्टाचार के इतने नंगे नाच सारे के सारे सामने आ रहे हैं और जनता इन चीजों से बहुत प्रसन्न है, इसलिए बहुत से उदाहरण ऐसे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी तक 2 जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम कर चुके हैं। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ घोषणाएं की गई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। पलवल में लगभग 300-325 करोड़ की घोषणाएं वहीं सारे उन गांवों से संबंधित, और एक रेन्यूअल का प्रोजेक्ट है, वो उन्हीं गांवों के अंदर आवश्यकता ज्यादा थी पलवल जिले में ही, उसकी मैंने घोषणा की। 200 करोड़ रुपए का तो अकेला वो प्रोजेक्ट है, बाकी कहीं 10 करोड़ कहीं 5 करोड़ ऐसे करके हर एक गांव में इन सब योजनाओं को जो तुरंत लागू करने की थी तुरंत लागू की है। जो उनकी डिमांड्स थी वो हम सब लेके आए हैं, उसकी फिजिबिलिटी 1 महीने के अंदर करके और इन दोनों जिलों में अलग से बताएंगे कि हाँ इनके कितने प्रोजेक्ट हमने स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि डिमांड्स बहुत आती हैं, पहले डिमांड आई नहीं होती है, तो बाद में जब आती है उसको साथ लेके आते हैं। और ये सारे काम भी एक भिवानी जिले में जो मैंने घोषणा की थी कि जितने भी महाग्राम हैं, इन महाग्राम में सब जगह एक ट्रैक्टर ये उपलब्ध कराएंगे स्वच्छता के लिए, ट्रैक्टर ट्रॉली, और उसके लिए एक आदमी जो पहले नौकरी है उसमें साथ में एक आदमी ट्रैक्टर को चलाने वाला भी साथ में रहेगा। और इसमें पंचायतों के साथ एक जो हमारा शेयरिंग बेसिस के ऊपर फंडिंग है वो करेंगे, 75% स्टेट करेगी और 25% उस पंचायत के पैसे में आएगा। लगभग 5 लाख से 8 लाख कोई भी ट्रैक्टर कौन सा लिया जाएगा वो देखेंगे, लेकिन इतना खर्च उसमें 5 से लेकर 8 लाख तक खर्च आएगा हर गांव के लिए। भिवानी जिले के लिए एक दुलेड़ी गांव है, दुलेड़ी गांव में दुलेड़ी मॉडल ये स्वच्छता अभियान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दुलेड़ी गांव के नौजवानों की प्रशंसा की थी जो वहां स्वच्छता अभियान में लगे थे, तो उस गांव में मैं स्पेशल गया था। उस मॉडल को पूरे भिवानी जिले में छोटे बड़े सब गांव में किया जाएगा। अभी पलवल जिले में जो महाग्राम है, इन सब महाग्राम की फिरनी जो चारों तरफ गांव के रास्ता होता है, उसको जहां पहले बनी हुई है तो उसकी मुरम्मत की आवश्यकता वो करेंगे। कई जगह बीच बीच में हिस्से नहीं बने हुए, कोई कब्जे के कारण से कुछ और कारण से, उनको पूरा कराएंगे। और जहां पूरी नहीं बनी है उन सबको पूरा नया बनाने का काम और ये पंचायती राज के माध्यम से होगा। एक ये नई घोषणा वहां भी मैं करके आया हूं। तो ऐसे अलग अलग जगह पर तालाबों की महाग्राम की हमारी पहले ही चल रही है, और पलवल जिले में तो मैं स्वयं कुछ तालाबों को देखने के लिए गया। कई जगह तो खुदाई चल रही है, जो उसका काम हो रहा है, बरसात से पहले कंप्लीट हो जाएगा। कुछ गांव में तो कंप्लीट होकर के पानी भरा भी जा चुका है, और अब साफ पानी, जो बिल्कुल पोल्यूटेड वाटर था जहां ओवरफ्लो कर रहे थे, उसमें साफ पानी, और आज पशु भी वहां पानी पीते हैं। तो इस प्रकार के तालाबों की स्थिति वो जो है वो अच्छी बनी है। आप लोग पूछ रहे हैं कि अगला गांव कौन सा, अगला जिला कौन सा, तो मैंने तय किया है कि कुरुक्षेत्र जिला 1, 2, 3 मई 3 दिन के लिए ये कुरुक्षेत्र जिले का ये कार्यक्रम रहेगा। 2 कार्यक्रम साथ में और आपको बता रहा हूं
कि अभी 23 अप्रैल को कैथल जिले का एक गांव है धनौरी गांव में जो धन्ना भगत एक संत हुए हैं, तो धन्ना भगत की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आएंगे। तो वहां के 2 जिले, कैथल जिला, जींद जिला, ये दोनों, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर गांव है बिल्कुल, वहां धन्ना भगत जी का एक मंदिर भी है। हाँ, तो स्टेट लेवल कह सकते हैं या कंसर्ट, मेनली तो 2 जिले कंसर्ट करेंगे, आसपास के जो लोग आएंगे, लेकिन धन्ना भक्ति जयंती उसमें मैं स्वयं जाऊंगा और भी जितने संत हैं, बाकी पदाधिकारी, नेता सब आएंगे तो एक कार्यक्रम करेंगे ऐसे। हाँ, उपराष्ट्रपति जी भी आएंगे। 23 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जी का भी आगमन होगा। हमने निमंत्रण दिया था, वो बड़े सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि धन्ना भगत की जयंती कभी किसी ने मनाई नहीं है, हरियाणा ने पहल की है। कुछ लोगों को तो तकलीफ भी बड़ी हो गई शुरू, हम तो कहीं और लगे रहते थे, ये कहीं और से कहां से निकाल के ले आए धन्ना भगत है। तो हमने कहा भी देखो, समाज में ऋषि मुनियों का, संतों का अपना एक स्थान है, तो आप संतों को छोड़ करके और किसी और के पीछे लगते रहोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसी प्रकार एक कार्यक्रम तय किया हमने आज ही, 4 मई को महंत गोरखनाथ, उनका एक कार्यक्रम किया जाएगा करनाल में। महंत गोरखनाथ 4 मई को, तो ये करनाल में कार्यक्रम होगा। तो आज ही समाज के लोग आए हुए थे, सबने उन्होंने बैठ के तय किया कि हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि गोरखनाथ जी का भी अपना एक बड़ा महत्व रहा है और गोरखपुर उनकी एक प्रकार से पीठ है। हाँ, तो उसमें हमारे महंत बालकनाथ जी, वहाँ योगी जी हैं या महंत बालकनाथ जो है, उसको वो एक प्रकार से उसकी अध्यक्षता वो करें। आपको बता दें कि प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए मनोहर सरकार लगातार अग्रिम श्रेणी में रहती है और प्रदेश वासियों के हित के लिए नई नई योजनाओं को लागू कर उनके लिए कल्याण के कार्य करती रही है। पिछले दिनों 2 जिलों में हुए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जन के हित में विभिन्न घोषणाएं की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक क्लिक के माध्यम से हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यभार रखने हेतु लगभग 1087 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर भेजे हैं। मुख्यमंत्री ने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मैन पावर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य पर रखने हेतु लगभग 1087 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर लेटर भेजे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां की जा रही हैं। HKRN के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिससे नागरिक बेहद प्रसन्न हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि राज्य सरकार का ध्येय जरूरतमंद परिवारों अर्थात अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को HKRN के माध्यम से रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है, ताकि ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान हो सके और वो आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे गए कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती थी, इसलिए वर्तमान सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया था। अब सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले डीसी रेट पर अस्थायी कर्मचारी रखे जाते थे। विभिन्न जिलों में अलग अलग डीसी रेट के कारण कुछ परेशानी भी आती थी। अब HKRN में मासिक पे को भी रेगुलराइज किया गया है और इन कर्मचारियों को EPF, ESIC और अन्य सुविधाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। फिर हमने जो देखा कि अनुबंध आधार पर जो कर्मचारी, उनकी नियुक्ति अभी तक बहुत शिकायतें हमको ठेकेदारों के माध्यम से लगने वाले लोगों को मिलती थी, खास करके जो ग्रुप डी की नौकरी, आयुष्मान, ये जो आउटसोर्सिंग की नौकरी,
इसके अंदर हमने अब क्या किया कि अपना ही एक हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार पोर्टल, कौशल रोजगार निगम ये बनाया गया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब ये सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां या जो ठेकेदारों के माध्यम से जो लोग लिए जाते थे, अब एक सिस्टम से हम अपने आप करेंगे। उनका एक तालमेल बैठाएंगे कि आवश्यकता कहाँ है, किस विभाग में है, किस क्वालिफिकेशन की लोगों की जरूरत है और जो उपलब्धि है वो कहाँ से मिलेगी, उन दोनों की मैचिंग करा करके और इसका एक सिस्टम तैयार कर दिया है। होने में हर एक सबसे पहला काम होगा कि हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कारपोरेशन वो अपनी मैन पावर कितनी उसको चाहिए और उसके लिए उसका बजट कितना है, बजट कब ले करेगा, मैन पावर कब ले करेगा और बाद में फिर वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको एक प्रकार से क्लियर किया जाएगा। एफडी उसको पास करेगा कि हाँ इनका ये बजट इतना ठीक है और ये जो लोग इन्होंने मांगे हैं वो विद इन बजट हैं। तो एक क्लियर होने के बाद फिर जहां जहां उपलब्धता है, जो कर्मचारी लगने वाले लोग हैं, उसमें 2-3 सोर्सेज हैं। एक तो सक्षम युवा जो हमने पहले पोर्टल चलाया हुआ है, उसमें हमारे पास कितने लोग उपलब्ध हैं। दूसरा, जो अभी मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना जो हमने एक सूची बनाई है, उसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनके कुछ मापदंड तय किए गए हैं। उन मापदंड के आधार के ऊपर एक निश्चित सूची होगी, वो उसमें डाली जाएगी और इनको सबको एक मैसेज जाएगा कि आप आउटसोर्सिंग की या प्राइवेट इस प्रकार की जहां जरूरत है तो किस किस में आप ऑप्ट करते हैं, कौन सी आपकी जहां रुचि का विषय है उसमें वो टिक करेगा। और टिक करने के बाद कितने लोग टिक होते हैं, जो जो क्वालिफिकेशन के लोग मांगे गए हैं, इनको और उनको मैच किया जाएगा। जिस किसी में इन निश्चित सूची में से लोग नहीं मिलेंगे, ऑप्शन लेने वाले कम रहेंगे, तो वो जनरल पब्लिक में भी उसको प्रचारित किया जाएगा, वो भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी प्राथमिकता ये है कि खास करके आउटसोर्सिंग की जो प्राइवेट नौकरियां हैं या जो कच्ची नौकरियां जिसको कहते हैं, ये नीडी आदमी को पहले मिले। जो नीडी है उसको मिले। नीडी लोगों की लिस्ट एक बनी हुई है, उसमें से नहीं मिलते हैं तो फिर उसके अलावा भी, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से एक इनकम क्राइटेरिया भी हमने रखा है कि जिनकी इनकम कम है ये विशेष तौर पर उनको ऑफर की जाए। क्योंकि सरकारी नौकरी वैसी तो है नहीं कि हमने इसका कोई एग्जाम लेकर के उसके टैलेंट और वो सब देखना है। ये तो एक क्रम है, समाज में आवश्यकता जिनको है उस हिसाब से, और ये सब करेंगे। जहां जहां मैन पावर रिक्वायर्ड है और जो उपलब्ध हैं उन दोनों का मिला करके और इस सबको किया जाएगा। इसके पैरामीटर्स भी तय किए गए हैं, जिसका स्कोर दे करके, और जिनका स्कोर ज्यादा होगा उनको नौकरी पहले मिलेगी। स्कोर में जैसे एक तो हमने रखा एनुअल फैमिली इनकम। एनुअल फैमिली इनकम अगर 1,80,000 रुपए से नीचे है तो उसको 100 में से 40 मार्क्स मिलेंगे। 1,80,000 से 2.5 लाख है 30 मिलेंगे, 2.5 से 4 लाख है 20 मिलेंगे, और 4 लाख से ऊपर है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अर्थात जिनकी इनकम कम है वो ज्यादा डिजर्व करता है, एक पैरामीटर। दूसरा, अगर उसका नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आया है, अंत्योदय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना में आया है, अंत्योदय उत्थान परिवार योजना में, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उसको हमको कोई ना कोई रोजगार देना ही है। एज के नाते भी जिसकी एज 30 से 36 साल है उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी एज अब मानवता के नाते भी देखें तो ये एक एज ऐसी है उसको काम कोई ना कोई मिलना चाहिए। 36 से ऊपर प्राय लोग अपने काम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, नहीं भी अगर है तो उसको फिर जो दूसरी प्रायोरिटी है 36 से 42 और 24 से 30, और तीसरी प्रायोरिटी है 18 से 24। 42 साल से ऊपर कोई इसमें आउटसोर्सिंग में नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार का ये रखा है। फिर इसका स्किलिंग किसकी कितनी है, यानी आवश्यकता के हिसाब से उसकी स्किलिंग अगर है तो 20 नंबर उसको मिलेंगे अलग से, कि मानो कहीं कुक चाहिए तो कुक का अगर सर्टिफिकेट उसके पास है तो 20 नंबर मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप डी के जो भी काम रहते हैं उन कामों का हम स्किलिंग सर्टिफिकेट ये भी शुरू करने वाले हैं। कईयों को तो शुरू कर दिए हैं, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन ने, उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने के सब चीजों के शुरू किए हैं। क्योंकि आगे जिसको भी काम करना है उस काम का उसका थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ये उसकी होनी चाहिए। वाटर कैरियर है, पीएन है, उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ट्रेंड चाहे थोड़ी ट्रेनिंग हो, इस प्रकार के ट्रेनिंग के 20 मार्क्स उसके ये मिलेंगे। अगर वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमने वन टाइम टेस्ट कहा है वो उसने पास किया है,
उसके अंदर उसकी मेरिट है लेकिन सरकारी नौकरी तो प्राप्त नहीं कर पाया, वो उसकी नीचे अगर स्कोरिंग बची है वो जाएगा तो 10 मार्क्स उसको अलग से मिलेंगे। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, विडो है, फादर एक्सपायर्ड है, जो हमने 5 मार्क्स उसमें रखे हुए हैं वो 5 मार्क्स इसमें भी उसको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर नीडी पर्सन शुड गेट द फर्स्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि एचकेआरएन के माध्यम से अब तक लगभग 5,600 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। इनमें मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, ड्राइवर, आयुष योग सहायक और लाइनमैन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एचकेआरएन के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों में एससी, ओबीसी और अलग अलग श्रेणी के आरक्षण को भी ध्यान में रखा जाता है और उनका अनुपालन किया जाता है। इतना ही नहीं, आरक्षण की सीमा में अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं। अब तक लगाए गए कर्मचारियों में 30% से अधिक एससी श्रेणी के हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निवास संत कबीर कुटीर में जोगी समाज के लोगों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जोगी समाज के लोगों से करनाल में अगले महीने होने वाले महायोगी गुरु शिव गोरखनाथ समारोह की रूपरेखा पर चर्चा की। स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में अगले महीने होने वाले महायोगी गुरु शिव गोरखनाथ समारोह की रूपरेखा पर जोगी समाज के लोगों के साथ बातचीत की। बता दें कि 4 मई को महायोगी गुरु शिव गोरखनाथ की जयंती पर करनाल में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज के उत्थान और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में संतों का अहम योगदान होता है। इसके साथ ही सरकार की ऐसी अनेक सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जिनके सही क्रियान्वयन से संत लोगों का संदेश जन जन तक पहुंचता है और उनकी अमृतवाणी समाज को एक दिशा देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पहली ऐसी सरकार है जिसने सर्व समाज के सभी संत महात्माओं एवं महापुरुषों की जयंतियां मनाना आरंभ किया, ताकि प्रदेश के लोग उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोगी समाज के प्रतिनिधियों से अगले महीने होने वाले महायोगी गुरु शिव गोरखनाथ समारोह आयोजित करने के सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह को भव्य और धूमधाम से मनाया जाएगा। और मैं आपके सामने रख रहा हूं, पूरे हरियाणा के सब समाज अपने अपने महापुरुषों का, वैसे तो सामान्यतः वर्ष में एक बार वो कार्यक्रम करते ही हैं, इसको और गति से करें। नीचे ब्लॉक स्तर पर करें, म्यूनिसिपैलिटी स्तर पर करें। हर काम जो है, हर जो उत्सव है, ऐसा प्रदेश में कभी 100 जगह, 150 जगह, 200 जगह, अगर सभी म्यूनिसिपैलिटीज और सभी ब्लॉक में करें तो लगभग 225 हो जाते हैं। सब जगह करें। और इसमें सरकार भी एक भूमिका अपनी निभाना चाहती है। निभाना ही चाहती है कि जो समाज संपन्न है वो अपने अपने महापुरुषों का अपने आप कार्यक्रम करते हैं, बहुत करते हैं, कम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समाज के वर्ग ऐसे होते हैं जिनको सरकारी सहयोग की आवश्यकता होती है। व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत दे दी जाए तो सब जगह कार्यक्रम हो जाते हैं। कहीं 20 का खर्च है, कहीं 50 का खर्च है, कहीं 70 का खर्च है, कहीं 1 लाख का खर्च है। तो इसके लिए हम जिला शायक समिति बनाएंगे। एक योजना है संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। इस योजना के अंतर्गत जिले में कमेटी बनाएंगे, जिनको अपनी महापुरुषों की ब्लॉक स्तर पर या म्यूनिसिपैलिटी स्तर पर कोई कार्यक्रम करना है। वर्ष में एक बार जब उनका जन्मोत्सव होता है तब एक महापुरुष के नाम से साल में एक बार वो जो अप्लाई करेंगे उनको आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। और आर्थिक सहायता छोटे स्तर पर भी कम से कम 50,000, ज्यादा 1 लाख। 50,000 से 1 लाख जो अप्लाई करेगा, एक सीमा जरूर होगी उसकी, हर जिले की और हर पूरे प्रदेश की भी कुछ सीमाएं। वो जितना बड़ा वो समाज का वर्ग है उस हिसाब से उसकी राशि तय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के पहले वर्ष में हमने इसके लिए 11 करोड़ रुपए की राशि सुनिश्चित कर दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संत समाज को लेकर कहना है
कि मानव जीवन के निर्माण में सरकार की अपेक्षा संत बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। संतों का लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। शासन को सत्ता का भोग करने की अपेक्षा जनता की सेवा करने का मकसद होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को जैसे प्रधान सेवक मानते हैं, वैसे ही मैं भी अपने आप को प्रदेश सेवक मानकर कार्य कर रहा हूँ। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।